दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पल्लवन को लेकर के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पल्लवन की परिभाषा, उसका अर्थ और क्या है और किस तरह से होता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें। पल्लवन मूलतः अकादमिक और प्रतियोगी दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी बिंदु है। और पल्लवन एक ऐसा टॉपिक भी है, भले ही पल्लवन को आप पल्लवन के लिए न पढ़ें, लेकिन पल्लवन को इसलिए ज़रूर पढ़ें और समझें कि किसी भी प्रश्न का आप उत्तर देते समय पल्लवन और संक्षेपण दो एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो आपको उत्तर लिखने में और उत्तर किस प्रकार लिखा जाए इसमें मदद करते हैं। जैसे कि अनेक प्रतियोगी और अकादमिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। तो जो शब्द सीमा है उससे तात्पर्य यह होता है कि उस प्रश्न का उत्तर उससे अधिक भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिस भी लेवल के विद्यार्थी हों, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि साहित्य के विद्यार्थी के पास एक शब्दावली होनी चाहिए, उसका शब्दकोश हो और साथ ही साथ उसको एक कथा के रूप में विस्तारित करने की कल्पना और कला दोनों होनी चाहिए आपके पास। तो वो आपको साहित्य के विद्यार्थी के अलावा भी आप विद्यार्थी हैं तो भी आपके पास होनी चाहिए। तो साहित्य के विद्यार्थी ज़्यादा अपेक्षा की जाती है। तो पल्लवन और संक्षेपण ये दोनों ही इन कलाओं को विकसित करते हैं और उत्तर कैसे लिखा जाए इसमें बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो आज हम पल्लवन को समझाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसी भी प्रश्न का उत्तर विस्तार में कैसे दें, किसी भी प्रश्न के उत्तर को 25 शब्दों का 50 शब्द या 100 शब्द कैसे बनाएं, ये भी प्रक्रिया आप सीखेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पल्लवन की परिभाषा। सबसे पहले, किसी सुगठित एवं सुगंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार। तो कोई भी एक ऐसा विचार जिसके अंदर बहुत सारे अनेक विचार हैं, भाव हैं, अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उसको जो विस्तार करते हैं तो वो पल्लवन है। यानी कि एक पंक्ति को हम 5 या 10 या 50 या 20 या 100 पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, उसको फैला दें, तो वो पल्लवन है। अनुभूति अथवा चिंतन के क्षणों में जब विचार उठते हैं तब उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई कविता लिखना जानता है, कोई कहानी लिखना जानता है, तो उसका फिर धीरे धीरे वो सूत्रात्मक रूप से आती है, विस्तार होता है। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि शोले फिल्म बड़ी ही चर्चित फिल्म रही है अपने समय में। आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो नाम सुना होगा। उसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, हेमा मालिनी, अमजद खान वगैरह। तो ये फिल्म सलीम जावेद ने लिखी और इस फिल्म को जब प्रारंभ में लिखा गया तो मात्र ये 5 पंक्तियों में लिखी गई थी और फिर डायरेक्टर को सुनाई गई, उन्होंने बहुत पसंद की और उसके बाद उस 5 पंक्ति को पूरी लगभग 3 सवा 3 घंटे, 3.5 घंटे की पूरी फिल्म में रूपांतरित किया गया, तो उसका पल्लवन किया गया। तो ये 5 सूत्रात्मक पंक्तियां कैसे विस्तार लेती हैं, ये उसका एक उदाहरण है शोले फिल्म का। जैसे तो जब विचार होते हैं तो वो सूत्रात्मक रूप से आते हैं, लेकिन बाद में हम उनको फैलाते हैं, उनका विस्तार करते हैं। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थबोध भले हो जाए, किंतु सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। यानी कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, किसी चित्र को हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं,
तो सामान्य दृष्टि से हमें वो चित्र नज़र आता है, लेकिन गंभीरता से उसको देखते हैं या उसमें छिपी हुई गहराई को पढ़ते हैं किसी सूत्र में, तो उसके अंतर्निहित भाव को हम पकड़ते हैं। फिर धीरे धीरे एक से एक सूत्र उसके निकलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं कि ये भी इसके अर्थ हैं, इतना गहरा इसका अर्थ है। तो ज्यों ज्यों हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य, खंड वाक्य या वाक्य समूह में डूबते हैं, त्यों त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं, गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे उसमें प्रवेश करते हैं उस वाक्य के अंदर, उसकी गहराई में, तो हमें उसमें जो निहित अर्थ है वो समझ में आने लगता है। संसार के जितने महान विचारक, चिंतक एवं लेखक हैं, उनके वाक्य चिंतन के शीलीभूत शब्द समूह होते हैं, यानी कि एक विचार का पुंज होते हैं वो, लेकिन उन्हें आलोचक, समीक्षक या दूसरे लोग स्पष्ट करके उसको विस्तार देते हैं, समझाते हैं। बेकन, इमर्सन, कार्लाइल, पंडित रामचंद्र शुक्ल की उक्तियाँ सैक्रीन या होम्योपैथिक गोलियों की तरह रसभरी तथा उच्च क्षमता वाली होती हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटी गोली दिखाई देती है। धीरे धीरे जब इनका फैलाव होता है, इनका विस्तार होता है, इनका प्रभाव होता है, तब पता लगता है कि इनमें कितनी क्षमता है, कितना प्रभाव है, कितने भाव हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं उसके अंदर। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त, कली से फूल अथवा लो से आलोक परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर है कि पल्लवन क्या है, बहुत बड़ा एक वृक्ष है, उसका जो बीज है, बीज से आपने जो वृक्ष का निर्माण हुआ है वो पल्लवन है। बिंदु से जब किसी वृत्त का निर्माण करते हैं तो वो पल्लवन है। कली से फूल बनता है तो वो पल्लवन है, और लो से आलोक परिधि बनती है तो वो पल्लवन है। तो इस तरह से मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना, अब उसमें भाव है, अर्थ है, तात्पर्य है, गुण है, तत्व है, अनेकार्थ है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित होती हैं। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, फैला देना, प्रसृत विस्तृत कर देना, छोटा सूत्रात्मक वाक्य फैलाकर एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है, वह पल्लवन बन जाता है। तो ये पल्लवन के सारे उदाहरण हैं। पल्लवन को आप समझ रहे होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो सूत्रात्मक चीज़ को हम विस्तार में यदि रख दें तो वो पल्लवन हो जाता है। हिंदी में इसके लिए विस्तारण, वृद्धिकरण तथा अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन शब्द चलते हैं। पल्लवन के दूसरे एक तरह से पर्याय शब्द हैं ये। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है तो पल्लवन में विस्तार अपेक्षित है। संक्षेपण को लेकर के हमने लगभग 5-6 वीडियो बनाई हैं, और संक्षेपण के प्रकार, अर्थ, भाव और उदाहरण सहित उसको समझाने का प्रयास किया है उन सभी वीडियो में। उसके जितने भी भेद हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब समझाई हैं। तो आप हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट करके संक्षेपण को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पल्लवन इसका विलोम है, यानी कि संक्षेपण जहाँ एक बड़ी चीज़ को लघु आकार हम देते हैं, और पल्लवन जहाँ पे एक छोटी चीज़ को हम बड़ा आकार देते हैं। तो कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती कि हर तरह के लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। एक सधे लेखक का बड़ा गुण यह है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखता है। अंग्रेजी में बेकन और हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही गद्य लेखक थे, जो कि सूत्रात्मक चीज़ों में बहुत बड़ी बात कहते थे। कविता में तो इस प्रकार के लेखक की गुंजाइश अधिक होती है। कविता चूँकि भाव का कार्य है तो उसमें अंतर्निहित होते हैं अनेक भाव, अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं गद्य विधाओं की तुलना में। किंतु जब गागर में सागर जैसी चेष्टा की जाती है, यानी कि छोटी चीज़ में बड़ी चीज़, छोटे तत्व में बड़े गुणों को, बड़े तत्वों को समाहित करने की कला, तब उसमें साधारण लोगों के लिए अर्थ की स्पष्टता नहीं रह जाती, यानी कि हर व्यक्ति उसका अर्थ समझ सके, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार तार को अलग कर तारतम्य के साथ समझने के लिए कुशल व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है।
यानी कि उसे स्पष्ट करे, तो उसको एक व्याख्या करने वाले की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसके भाव को समझा सके। हर व्यक्ति उसके अंतर्निहित भाव को नहीं समझ सकता। कुछ लोग समझ सकते हैं या बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, लेकिन सभी नहीं समझ सकते। तब उसके पल्लवन की आवश्यकता पड़ती है, विस्तार की आवश्यकता पड़ती है, व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, सरलीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं है, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पंक्तियों को, कुछ कविताओं को या कुछ गद्य के पदों को हम देख करके ये सोचते हैं बड़ा कठिन है, या ऐसा लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा उस ऊपरी नारियल की कठिन कठोर चट्टान को हटाएं तो अंदर निर्मल और कोमल भाव छिपे हुए हैं, बहुत सहज भाव छिपे हुए हैं, जो कि वहाँ तक उसको भेद के पहुँचने की आवश्यकता है। तो वो जो एक भेदने की सम्यक दृष्टि है, जो समीक्षक की दृष्टि है, वो एक आलोचक के पास, समीक्षक के पास, व्याख्याकर्ता के पास होती है, सभी के पास नहीं हो सकती। किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी शब्दावली में मिनिटेचर ऐसे और हिंदी में लघु निबंध कह सकते हैं। इसमें मूल भाव में आए विचार सूत्रों को सही सही अर्थ में पकड़ने की चेष्टा की जाती है, यानी कि सही अगर अर्थ नहीं पकड़ा गया तो उसका अनर्थ भी हो सकता है। तो विचार सूत्र में जो अर्थ है उसको सही रूप से पकड़ करके विस्तार करने की आवश्यकता है। यहाँ यह देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और गहराई से में उतर कर समझा और अपनी भाषा में उसे कितनी दूर तक सुस्पष्ट किया है या कर पाया है। तो ये उससे स्पष्ट होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। पल्लवन, व्याख्या और भावार्थ, ये तीन चीज़ें हैं। ये क्या हैं, किस तरह से हैं, कैसे अलग हैं, कैसे समान है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो पल्लवन, व्याख्या और भावार्थ के तात्विक अंतर को समझ लेना चाहिए। सामान्यतः एक जैसे लगते हैं ये। पल्लवन और व्याख्या दोनों में सन्निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है, किंतु पल्लवन में जहाँ केवल निहित विचार का विस्तार होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए भी स्थान सुरक्षित है। ये छूट पल्लवन में नहीं है। पल्लवन और भावार्थ दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग भाव होते हैं, किंतु भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है। पल्लवन के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं। यहाँ विभिन्न अनुच्छेदों में तब तक लिखा जाएगा जब तक मूल लेखक के समस्त मनोभाव पूरी तरह स्पष्ट न हो जाएं। भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं। वहाँ तो मूल अवतरण के आवरण के केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। वो मूल भाव आ जाना चाहिए, जबकि पल्लवन में इसके विपरीत मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है और उसको ही विस्तारित किया जाता है। यह संक्षेपण का उल्टा है पल्लवन। अब हम बात करते हैं, पल्लवन करते समय कुछ सामान्य नेम है जिनकी जानकारी होनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाएं। चूँकि पल्लवन करने से पहले जो संक्षेपण है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी लोकोक्तियाँ होंगी, सूक्तियाँ होंगी, कहावतें होंगी, सूत्रात्मक वाक्य होंगे। तो उनका अर्थ, उनका भाव, उनका प्रयोग एक पल्लवनकर्ता को पता होना चाहिए। जब तक उनके इन चीज़ों को, इन आयामों को नहीं मालूम करेंगे तब तक उसका सही और अच्छे से पल्लवन या उसकी व्याख्या या उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रमुख बात है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। उसके अंदर जो अंतर्निहित भाव हैं बहुत सारे, जो उसमें कहीं ऊपर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन अंदर होते हैं, उनको पकड़ने की, उनको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला बिंदु है, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए, सभी उसमें सम्मिलित हो जाएं। अगला है, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय
उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं, अलग से कुछ बात कही जा सकती है उसके प्रभाव के लिए, उनको प्रामाणिकता देने के लिए। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। हाँ, ये खास बात यह है कि जैसे कि आप जब किसी सूत्रात्मक वाक्य का पल्लवन कर रहे हैं तो आप भी ऐसी कठिनता न अपनाएं जिससे कि उसको समझने के लिए किसी दूसरे का सहयोग लेना पड़े। वो कठिन है, वो सूत्रात्मकता है, इसलिए आप उसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं। तो आपकी भाषा, आपके भाव इतने सहज सरल होने चाहिए कि दूसरा व्यक्ति अब उसको समझने के लिए किसी दूसरी चीज़ की, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे गाइड की आवश्यकता महसूस न करें। और दूसरी बात, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, आपके अपने होने चाहिए, कहीं से आप दूसरे व्यक्ति के लिखे हुए भावों को न उठाएं। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा करना न करना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि अलंकृत भाषा होगी तो फिर वो क्लिष्ट हो जाएगी, सबकी समझ में नहीं आएगी। पल्लवन किया ही इसलिए जाता है कि सब समझ सकें उसको। तो पल्लवन में कठिन भाषा, क्लिष्ट भाषा, अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, घुमावदार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अधिकतर अभिधा में लिखें या फिर कहीं कहीं लक्षणा और व्यंग हो तो वो सहज और सरल व्यंग हो जो समझ में आ सके। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको सिर्फ संकेत में बोलना, बताना चाहिए। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए, यानी कि मूल जो लेखक के भाव हैं उन्हीं को विस्तारित करना है। अपनी तरफ से उनको उद्धृत करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए आप उदाहरण दे सकते हो, लेकिन उस मूल को बदलने के लिए कुछ दूसरी बात नहीं कहनी है। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। मतलब समास शैली में सूत्रात्मकता है, एक ही वाक्य, एक ही शब्द में अनेक भाव कहने की चेष्टा होती है। व्यास शैली यानी कि बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास करते हुए उसको विस्तार देने की बात है। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। और ऐसा अभ्यास आप करोगे तो निश्चित रूप से किसी प्रश्न का कैसे उत्तर दें, ये कला आप में धीरे धीरे विकसित हो जाएगी, तो सहज रूप से आप उसको जान जाओगे, सीख जाओगे। तो विद्यार्थियों, पल्लवन वाली ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, कुछ जानना, पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।